Welcome to Atreya Ayurved Sambhasha, where we explore the ancient science of healing. हेलो नमस्कार आप सभी का हमारे YouTube चैनल आत्रेय आयुर्वेद संभाषा में आज हम बात करने वाले हैं कफ दोष की। तो कफ के साथ ऐसा ये शब्द जो जुड़ा हुआ है दोष, तो मेनली हम जब कफ सुनते हैं, कफ पढ़ते नहीं है लिखा हुआ, किसी के मुंह से सुनते हैं, तो दो चीज़ें आती हैं दिमाग में, एक COUGH और एक का और फा। तो जो COUGH है उसको हम रिलेट करते हैं खांसना, कफ मतलब और ये वाला कफ जो होता है वो उस खांसी में जो निकला हुआ प्रोडक्ट है उसको हम कंसीडर करते हैं का और फा कफ से, जो कि मेनली हम लोगों को नहीं पता होता है। तो जो हमें जैसे जुकाम होता है या खांसी होती है, जो कफ के साथ जो उसमें निकलता है जिसको बलगम कहते हैं, उर्दू भाषा में, उर्दू भाषा का शब्द है बलगम, और अपने हिंदी में उसको कफ कहते हैं जो निकलता है प्रोडक्ट। तो वो मेनली गीला होता है, चिपचिपा होता है, लिबलिबा सा होता है, और क्या करता है वो हमारे शरीर में जब सामान्य अवस्था होती है तो उसमें हमारे शरीर को पोषण देने का काम, जैसे हम जो खाना खाते हैं तो जो हमारा सलाइवा है उसमें भी कफ की प्रेजेंस होती है, वो हमारे खाने को इतना लिबलिबा बनाता है कि वो आसानी से हमारे ईसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक तक खिसक के पहुंच जाता है। हमें जब थोड़ी सी कफ की कमी हो जाती है तो खाना अटकता है, तो हम क्या करते हैं पानी पी लेते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कफ में जल अगर हम ऐड कर देते हैं तो कफ की मात्रा बढ़ जाती है। और दूसरी चीज़ है कि जल जो होता है वो पूरी तरह से गीला होता है, और वो कपड़े पे डालेंगे तो वो ऊपर बैठेगा नहीं, सीधा उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा अगर कपड़े में एब्जॉर्ब होना होगा तो पानी। और जो कफ अगर हम किसी कपड़े पे डालेंगे तो वो कफ पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो कपड़े को गीला तो कर देगा लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होगा। और एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसमें कुछ कठोरता है थोड़ी सी, क्योंकि कठोर चीज़ें हमने पढ़ा है ऐसा केमिस्ट्री में, साइंस में, कठोर चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, जो लिक्विड होता है वो एब्जॉर्ब होता है किसी भी कपड़े में या किसी भी चीज़ में जो एब्जॉर्ब कर सकती है। दो चीज़ें आती हैं, एक एड्जॉर्प्शन होता है, एक एब्जॉर्प्शन होता है, एक AD करके होता है, एक AB करके होता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं और हमारे जो मेन टॉपिक है उससे भी अलग हैं, लेकिन मैंने जस्ट फॉर नेक्स्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बताया। एड्जॉर्प्शन होता है जो किसी की सतह पे जाके चिपक जाए और उसको जब हटाएं तो वो एज इट इज़ हट जाए। तो जो पानी होता है वो कपड़े में एब्जॉर्ब हो जाता है अगर उसमें प्रधानता नहीं होगी पृथ्वी महाभूत की। तो जो पृथ्वी महाभूत है वो किसी एब्जॉर्बिंग बॉडी को एडजॉर्बिंग बॉडी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि कफ है जो हमने छींका और उसको रूमाल में आया, अब वो रूमाल में जब कोई पानी होगा तो हम वो पानी को खोल के देखेंगे तो वो थोड़े टाइम बाद सूख जाएगा, लेकिन वो जो कफ होता है वो ज़्यादा टाइम लेगा उसको सूखने में, क्योंकि उसमें है पृथ्वी महाभूत की प्रधानता। पृथ्वी महाभूत को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी कठोर चीज़ें हैं हमारी, जैसे अस्थियां हैं, हमारे दांत हैं, हमारे नख हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये पृथ्वी महाभूत हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं कफ दोष की। जो कफ है ना उसकी परिभाषा क्या है। एक्चुअली में ये परिभाषा नहीं है, ये उत्पत्ति है कि कफ बना किन दो चीज़ों से मिलके है, तो वो महाभूत है। देखिए हमारे जो भी चीज़ें हैं, सर्व द्रव्यम पंच भौतिकम, यानी कि सारे जितने भी द्रव्य हैं इस संसार में वो सारे पंच महाभूतों से मिलकर बने। तो ये इसको परिभाषा कहना गलत है, ये इसकी उत्पत्ति है, निरुक्ति है। निरुक्ति और उत्पत्ति में भी अंतर हम आपको बताएंगे आगे के वीडियोस में, लेकिन अभी ये समझते हैं कि इसकी जो निरुक्ति है उसमें आचार्य सुश्रुत जी कह रहे हैं कि केन जलेन फलति इति कफ, जिस
जल में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता हो जाए तो वो कफ बन जाता है। जैसे अगर हम पृथ्वी महाभूत की प्रधानता बर्फ बना दें तो पानी को जमा दें, बर्फ बन गई, उसमें हो गई पृथ्वी महाभूत की प्रधानता, तो क्या वो कफ है? विचार करिए इस पे, नहीं है वो कफ। लेकिन इसमें तो कह रहे हैं कि जल को उसमें पृथ्वी महाभूत की प्रधानता कर दो तो वो कफ है। लेकिन हमने पृथ्वी महाभूत की प्रधानता करी, उसको फ्रीजर में रख दिया जल को, वो बन गया क्या? बर्फ। और वो बर्फ बन गया तो वो कठोर भी हो गया और उसमें पृथ्वी महाभूत भी आ गया, तो क्या हम उसे कफ कहने लग जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, हम उसे कफ नहीं कहेंगे, क्योंकि जो बर्फ है उसमें और कफ में क्या अंतर है? कफ जो होता है वो हमारे शरीर में स्थित एक विभिन्न प्रक्रिया होती है। जैसे किसी को नेति कर्म करते हुए देखा है, या कोई चीज निगलनी है, जैसे हम कुछ चबा रहे हैं, चने चबा रहे हैं, तो जो चने हमने चबाए, सूखे सूखे से चने रहे, चना जोर गरम वाले, और हम पानी नहीं पी रहे हैं, तो एक टाइम के बाद वो हमारा मुंह सूख जाएगा, क्योंकि हमारे मुंह में जितनी सलाइवा थी वो उसको चबाने में और उसको गीला बनाने में ही लग गई, अब उसकी कमी हो गई। तो अब हमें क्या लगता है कि पानी पी लें तो जो सही से हो जाए मुंह, और जो हमने चने चबाए हैं सूखे वाले वो अंदर ठीक से चले जाएं। तो ये दर्शाता है कि जो जल महाभूत है और जो पृथ्वी महाभूत है उनके बीच एक कंडीशन ऑफ क्या होते हैं, मिलने की कंडीशन। जैसे हम भी अपने जीवन में कई लोगों से मिलते हैं, कोई मित्र हैं, कोई हमारे माता पिता हैं, कोई हमारे लाइफ पार्टनर है, कोई भाई है, कोई बहन है। तो हर किसी को, अब कोई कह दे कि विभिन्न लिंग के लोगों का आपस में मिलन से संतान उत्पत्ति होती नहीं होगी। तो इसी प्रकार जो मेन कंडीशन है कफ के बनने में, वो क्या कंडीशन है कि जो कफ बनता है वो बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ अवर जठराग्नि। मतलब जो जठर में, जठर शब्द आता है पेट से, तो जो हमारे खाना पचाने के लिए जो जठराग्नि होती है, उस जठराग्नि की उपस्थिति में जो महाभूत, पृथ्वी महाभूत हमारे जल के साथ समाविष्ट होता है, समाविष्ट मतलब समा उनका आपस में मिलन होता है, उसको हम क्या संज्ञा देते हैं? उसको हम कफ संज्ञा देते हैं। अब यहाँ पे कुछ पर्याय दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है कि श्लेष्मा जो बाइंडिंग करे, जैसा मैंने बताया ना आपको कि पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत के आपस में मिलन, तो ये इनका पहला पर्याय ही यही है कि ये मिलन कराते हैं, जोड़ते हैं। किसको किससे? किसी को भी किसी भी चीज से। अब किसको किससे जोड़ते हैं, ये तो एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो इस पे भी अंदर जाते हैं। ये जोड़ते हैं मुख्यतः हमारे जो जॉइंट्स हैं, जैसे तो जॉइंट्स में आपने सुना होगा कि आजकल अर्थराइटिस हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि लुब्रिकेंट सूख गया है तुम्हारी हड्डियों का, या तुम्हारे हड्डियों में फोसा सूख गई है, अब क्या होगा? ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो ये जो कंडीशन होती है, ये क्या कराते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ अवर जॉइंट्स है वहाँ पे श्लेष्मा प्रदान करना, और जहाँ जहाँ हमारे शरीर में आवश्यकता है श्लेष्मा की, उस जगह पे जाके वहाँ उपस्थित रहना, और जो भी काम होना है उसको करना ठीक से। और दूसरी चीज आ गई बल। अब अगर श्लेष्मा कम हो जाएगी, कफ कम हो जाएगा, जैसे अर्थराइटिस वाले हैं उनके श्लेष्मा ही तो कम हो गई है, तभी तो अर्थराइटिस हो रही है, जॉइंट्स में से श्लेष्मा कम हो गई, अब जॉइंट्स में मूवमेंट करो तो दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो ये जो बल है कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। अर्थराइटिस वाले उतनी अच्छी जंपिंग या दंड बैठक नहीं लगा पाएंगे, या डिप्स नहीं लगा पाएंगे, तो उससे क्या होगी? उनकी शरीर में जो शक्ति है वो कम होती जाएगी। तो अगर श्लेष्मा सही से रहेगी तो वो क्या प्रदान करेगी? शक्ति प्रदान करेगी, स्ट्रेंथ प्रदान करेगी।
अब इसमें तीसरा पॉइंट है ओज। ओजस लिखा है इसमें, इसको ओजस है वो संस्कृत श्लोक में यूज करते हैं, मुख्यतः हम इसे ओज कहते हैं, और इसको मॉडर्न वाले इम्यूनिटी से रिलेट करते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके ना रिलेट करते हुए हमारे आयुर्वेद में इसको ओज मतलब जीवन शक्ति है। ये जो कफ है वो जीवन शक्ति है। अब जीवन शक्ति कैसे है? क्योंकि श्लेष्मा प्रदान कर रही है, बल प्रदान कर रही है। अब ये जो श्लेष्मा और बल अगर हम से छीन लिया जाए तो हम वैसे ही कमजोर हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप कि सपोज अब हमारे मुख से सलाइवा ही खत्म हो जाए तो हम क्या चबाएंगे, क्या खाएंगे और क्या करेंगे? या हमारे जॉइंट्स में से लुब्रिकेशन खत्म हो गया, अब हम हिल डुल नहीं पा रहे, पैर भी नहीं हिला पा रहे, न चल पा रहे, तो सब जीवन शक्ति खत्म है फिर तो इसलिए ये जो ओज का काम करते हैं, ओज एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन जो ओजस लिया है वर्ड फॉर पर्याय ऑफ ये कफ दोष, तो पर्याय के हिसाब से इसमें ओज जो है वो उसका यही काम है कि वो हमारी जीवन शक्ति को बनाए रखेगा साम्य अवस्था में। अगर बढ़ेगा तो भी दिक्कत पैदा करेगा, कम हो जाएगा तो भी दिक्कत पैदा करेगा, जिसको क्षय वृद्धि कहते हैं। अच्छा, ये दोष शब्द भी इनके साथ इसलिए लगा हुआ है कि अगर ये बढ़ जाए ज़्यादा तो भी दिक्कत पैदा करते हैं, और कम हो जाए तो भी दिक्कत पैदा करते हैं, और ये अगर साम्य अवस्था में रहें तो सही रहते हैं। अब इसके बाद इनके कफ दोष के स्थान जो हैं वो इसमें बताए हैं कि उरा प्रदेश मेन स्थान है कफ दोष का। जो कफ दोष है वो कई जगहों पे होता है, घ्राण में भी होता है, मेद में भी होता है, सिर में भी होता है, कंठ में भी होता है, और अपने वक्षस्थल यानी कि उरा प्रदेश में भी होता है। तो जो उरा प्रदेश है वो उसका विशेष स्थान है कफ दोष का। अब इसके बाद इसके क्या कफ दोष के फंक्शंस क्या होते हैं? तो स्टेबिलिटी, जैसा कि हमने बताया कि स्नेह प्रदान करेंगे वो, तो स्टेबिलिटी तो आएगी क्योंकि हम मूवमेंट कर पाएंगे, और सारी जितने भी मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस हैं अपनी बॉडी के, जैसे इंटेस्टाइन्स से खाने का एब्जॉर्प्शन होना या खाने को कायम बनाना, मतलब उसका आम बनना, है ना, तो ये सारी चीज़ें कफ दोष के वजह से होती हैं। फिर दूसरा पॉइंट है इसमें स्नेह या चिकनाई, तो चिकना तो होता ही है कफ, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि जो निकलता है। बाइंडिंग मतलब हमने आपको ये समझा दिया है कि ये किस प्रकार से मिलन करवाते हैं पृथ्वी और जल महाभूत का। और धैर्य मतलब ये है एक मानसिक कार्य जो कफ का है। धैर्य उस व्यक्ति में होता है जिसमें कफ सही से अच्छी अवस्था में होगा। ये मानसिक स्थिति को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो कफ है वो हमारे शरीर में तामसिकता का जो तामसिक गुण होता है, मानसिक गुण, उसके अनुसार उससे कोरिलेटेड है। कोरिलेटेड इन द सेंस कि उसकी वृद्धि करेगा। जैसे तामसिकतम वाली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करेंगे तो उससे क्या होगा, कफ की वृद्धि होगी, उससे धैर्य बढ़ेगा। धैर्य बढ़ेगा तो जो बुद्धि है वो मतलब थोड़ी चीज़ में ट्रिगर नहीं होगा इंसान, है ना। बाकी बात वाला क्या होगा कि जल्दी ट्रिगर हो जाएगा, उसको अगर कुछ गलत बोल दिया तो वो तुरंत उस पर एक्शन लेगा। लेकिन पेशेंस वाला क्या होगा, वो धैर्य रखेगा और जो विषय वस्तु है उसको समझेगा और फिर उसके बाद धैर्यता पूर्वक गंभीरता से निर्णय देगा। तो मेंटल स्ट्रेंथ का भी फंक्शन है किसका, कफ का। इसके बाद आते हैं कफ की वृद्धि के लक्षण। तो वृद्धि में क्या होती है, अग्निमांद लिखा है इसमें। तो जो जठराग्नि, जैसा हमने आपको बताया कि जठराग्नि का मंद होना कफ की वृद्धि का लक्षण है। अब आप कोई भी जैसे आग जल रही है कहीं और वहां पे जैसी गीली और लिबलिबी चिपचिपी चीज डाल दें तो उससे क्या होगा, आग कम हो जाएगी। और फिर उसके बाद होता है एक्सेसिव सलाइवेशन। ये भी क्या होगा, जब ज़्यादा कफ होगा
तो ज़्यादा सलाइवा बनेगी, सुस्ती आएगी, शरीर में भारीपन होगा और फीकापन होगा, शरीर ठंडा लगेगा, अत्यधिक नींद आएगी। जैसे तामसिकता से तो आती है ज़्यादा नींद, है ना। नींद के भी 3 पर्याय होते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार, वो आगे का टॉपिक है। इसमें क्या है कि शरीर ठंडा लगने लगेगा, कि आप अपनी जो कफ वृद्धि का लक्षण है वो आप सेम एज इट इज प्रतिश्याय से समझ सकते हैं। जैसे प्रतिश्याय में होता है ना, जुकाम जब हो जाता है तो उसमें क्या होता है, भूख भी कम लगेगी, ठीक है। अत्यधिक लार मुंह से भी निकलेगी और नाक से भी निकलेगी, आलस भी बना रहेगा कि अरे अभी नहीं, कल लेंगे यार, जुकाम हो गया है, मैं दिमाग मत खराब। फिर उसके बाद भारीपन सा लगेगा, पूरी हैवीनेस शरीर में, सिर दर्द हो रहा है, झंडू बाम मल रहा है, विक्स लगा रहे और शरीर चिड़चिड़ा से हो गए हैं। फिर उसके बाद फीकापन, फीकापन अब जीवन में फीकापन हो जाएगा कि क्योंकि इतना भारी है सब, किसी में चीज़ में उत्साह नहीं रह जाएगा। अरे बर्थडे तो बर्थडे तो हो रहे हैं, सबके हो रहे हैं, इनका भी है। हम अपने मारे परेशान हैं, जुकाम हो गया, हमें बुखार सा लग रहा, बर्थडे अड्डे मनते रहेंगे बाद में। तो ये क्या होगा, फीकापन आ जाएगा जीवन में, जो उत्तेजना है। अरे बर्थडे है तुम्हारा, भाई 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 भाई, हैप्पी बर्थडे यार, बताया ही नहीं तुमने। तो ये जो एक प्रकार का उत्साह है वो कम हो जाएगा। जुकाम में हो ही जाता कम, बुखार आ जाए किसी को, कम हो जाए। और अति निद्रा, सोता रहेगा ताकि उसे आराम मिलता रहे। अब इसके बाद ये है क्षय की। तो क्षय में क्या होगा कि सबसे पहले तो भ्रम, जो भ्रम है ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक अपने आप में। जैसे कफ का जो क्षय होता है, भ्रम जो उत्पन्न होता है, ये कफ के क्षय से भी होता है और वात की अत्यधिक वृद्धि से भी होता है। तो आप यहाँ से दोनों चीज़ों में ये समझ सकते हैं कि कफ का क्षय होना, वात की वृद्धि का होना, ये नहीं कहने पर भी इसको समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि हम ये कहें किसी से कि गर्भ की उत्पत्ति हुई है। अब गर्भ की उत्पत्ति हुई है तो बिना मैथुन के तो होगी नहीं गर्भ की उत्पत्ति। तो अगर किसी के अगर गर्भ है तो हम ये समझेंगे कि हाँ मैथुन भी हुआ होगा। तो उसी प्रकार जो ये भ्रम है, ये जब पैदा होगा कफ के क्षय के कारण, तो हमें बिना कहे कहना नहीं है किसी से, ये समझ लेना है कि अब जैसे किसी का गर्भ देख लिया तो ये थोड़ी कहेंगे उससे कि अरे मैथुन किया तुमने, ये नहीं कहेंगे। तो इसी प्रकार ये भी नहीं कहना है कि वात बढ़ गया है, लेकिन हमें अपने हृदय में, मन में ये समझना है कि हाँ वात की अत्यधिक वृद्धि हुई है, तभी भ्रम हुए हैं, चक्कर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो भ्रम कैसे कैसे होंगे, चक्कर आना कब होगा, तो चक्कर आने के लिए फिर वो एलोपैथी वाले जैसी जो भी दवाई देते हैं, है ना, पेंटाप्राजोल वगैरह, उससे ठीक हो जाते हैं चक्कर। और कई एक बार ही तो हमारे कोल्ड ड्रिंक पीने से भी सही हो गए। कोल्ड ड्रिंक पता नहीं क्या कर दिया उसने, जो भी किया हो, क्योंकि कफ का क्षय हो रहा है, अब वो ठंडकता प्रदान कर दी उसने, और थोड़ी बात बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था तो उसने और ज़्यादा अपनी गैस से बढ़ा के और पूरा डकार आ गई और नीचे से अपान वायु निकल गई, तो वो बढ़िया हो गए, चक्कर सही हो गए। तो ऐसा हो जाता है, तो इसको समझना चाहिए। लेकिन ये कोई चिकित्सा नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक पी ली, ये केवल एक हमने किया हुआ है, एक्सपेरिमेंट है, नॉट साइंटिफिकली प्रूव्ड और नो एविडेंस बिहाइंड दिस। उसके बाद है ये पाल्पिटेशन, हृदय की धड़कन बढ़ जाना। कफ का क्षय हो जाएगा जब शरीर में ये जो श्लेष्मकता है और ये सारी चीज़ें हैं जो कम हो जाएंगी, तो अपने आप दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, क्योंकि जहाँ जहाँ कफ पहुँचाना है अब उसकी कमी हो गई है। अब यही सोचेंगे कि कहाँ कहाँ पहुँचाना चाहिए, किस जगह पे ज़्यादा ज़रूरत है। और संधियों में शोष हो जाएगा, शोष मतलब ड्राइनेस हो जाना, कट कट बोलेंगे, हड्डी चटकती है किसी किसी की, ये मालिश करनी चट। अब ऐसी उंगली चटकाते हैं कई लोग, तो ये अच्छी बात थोड़ी उंगली चटका रहे हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, ये है संधि शोष का, इनके अंदर कफ की कमी है जो लोग उंगली चटकाते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होगे कैसा
आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गए भेद, तो कफ के भेद अगली वीडियो में बताएंगे।